साला नौटंकी। बोलते हुए आरुष ने वो वीडियो बंद कर दी। उस वीडियो का लिंक उसके दोस्त अविरल ने उसे भेजा था। वीडियो बंद करके आरुष ने उसे फ़ोन किया। ये क्या कचरा भेज दिया सुबह सुबह? अब इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे कि मैं विराट के वीडियोस देखूं। आरुष ने फ़ोन पर कहा। मेरा बस चले तो गाल चूम लूँ विराट का, तो फ़ोन पर तो आया कम से कम। क्या है ये आरुष? अविरल ने शिकायती लहजे में कहा। आरुष चुप हो गया। हमने तुझे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसीलिए कभी कॉल नहीं किया जब तू मामा जी के घर पर था। पर तू तो एक मैसेज कर सकता था ना। अरे अब क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तेरे वापस आने की खबर हमें सान्या से सुनने को मिले? अविरल चिढ़ते हुए बोला। आरुष ने सोचा कि अगर अभी वो उसे ये भी बता दे कि उसे वापस आए 10 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं तो कहीं अविरल मोबाइल में से बाहर आकर उसका गला ही ना दबा दे। अविरल सॉरी यार, मैं बस। आरुष तू ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? ये वीडियो क्यों भेजा पहले ये बता, इस विराट का। आरुष बात बदलता हुआ बोला। वो सुबह सुबह अविरल को ये बताने के मूड में बिल्कुल नहीं था कि उसे क्या हुआ है। सुन, बड़ा वाला पंगा हुआ है इस बार तो। अविरल थोड़ा उत्तेजित स्वर में बोला। पंगा? कैसा पंगा? तभी किसी ने ज़ोर ज़ोर से आरुष के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आरुष थोड़ा चौंक गया। हेलो हेलो आरुष, तू सुन रहा है? अविरल ने फ़ोन में कहा। मैं बाद में कॉल करता हूँ, तुझे कोई आया है। अरे सुन तो, बाय बाय बाय। आरुष ने फ़ोन कट कर दिया और गिरते पड़ते बिस्तर से उठा। सुबह के 10 बज रहे होंगे। उसने झपट के दरवाज़ा खोला। मॉम, क्या हुआ? आरुष क्या करते रहते हो तुम? बाहर उसकी माँ खड़ी थी जिसने उसे छिड़का। वो अभी भी ड्रेसिंग गाउन में थी और उनके बालों में हेयर कर्लर्स लगे हुए थे। क्या? अब क्या किया मैंने? आरुष हकबकाया सा अपनी माँ को देखता रहा। उसके चेहरे पर भाव ऐसे थे जैसे उन्होंने आरुष को किसी का खून करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। डैड, क्या हुआ? आरुष ने फिर बगल में खड़े अपने पिता से पूछा, जिनके चेहरे से लग रहा था आरुष लाश छिपाता हुआ भी पकड़ा गया था। अब कुछ तो किया ना, तभी तो पुलिस घर पर आई है। माँ आंखें चौड़ी करती हुई इतनी ज़ोर से फुसफुसाई जैसे कहीं गैस रिस रही हो। पुलिस? आरुष हकबकाते हुए बोला। अब आरुष जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए हॉल में आया। अरे आप? वो हकलाते हुए बोला और विनय पलटा। वो खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा था। इस वक्त वो वर्दी में था और खालिस पुलिसिया अवतार में भी। हाँ, एक केस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी तुमसे। बैठो। खुद एक सोफे पर बैठता और सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करता इंस्पेक्टर विनय बोला। तभी पीछे से आरुष के माँ बाप भी आ गए, जो स्पष्ट रूप से सुशंकित थे कि आज तो आरुष गिरफ्तार हुआ ही हुआ। इसे पहचानते हो? विनय ने अपने मोबाइल पर एक व्यक्ति की तस्वीर आरुष को दिखाई। तस्वीर 30-32 साल के एक आदमी की थी, जिसका चेहरा घनी फैशनेबल दाढ़ी मूंछों से भरा हुआ था और सर के बाल एक छोटी पोनीटेल की शक्ल में बंधे थे। आरुष चित्र देखकर उलझन से सोचने लगा। आरुष, सुना नहीं इंस्पेक्टर ने क्या पूछा? डैड ने थोड़ा कड़क कर कहा, जैसे आरुष से भारी बदतमीजी हो गई हो। वो हाँ, ये विराट है, आरुष ने अटकते हुए कहा। यह सुनते ही उसकी माँ ने अपने मुंह पर हाथ रखा और वहीं सोफे पर इस अंदाज में धंस गई जैसे आरुष ने उस तस्वीर की पहचान नहीं की, बल्कि सीधे सीधे कोई जुर्म ही कबूल कर लिया। रिलैक्स, ये रूटीन की पूछताछ है बस, विनय ने थोड़े रूखे स्वर में आरुष के माता पिता से कहा। सर, बात क्या है? आरुष ने अब व्यग्रता से पूछा। ये मिसिंग है, ये और इसका एक साथी दीपेश दोनों ही गायब है। गायब मतलब? कहाँ गायब हो गए? आरुष सकपकाया। यहाँ से बहुत दूर रत्नावली का जो महल है वहीं। ये 4 लोग थे। विराट और दीपेश अंदर गए थे, बाकी के 2 साथी बाहर ही थे। वो अंदर क्यों नहीं गए? इतना बड़ा महल वो दोनों अकेले ही कवर करने वाले थे क्या? आरुष ने पूछा। वो बाहर टेंट लगा रहे थे क्योंकि रात वहीं बिताने वाले थे, महल के बाहर, पर महल से ज़्यादा दूर भी नहीं। उन दोनों ने ही बताया कि वो गायब है, बस कैमरा मिला महल में कहीं। वैसे तुम कैसे जानते हो इस विराट को? विनय ने पूछा। पहले मैं और ये साथ काम किया करते थे सर, मैं फ़ैन था इसका बड़ा वाला, पर जब साथ काम करता शुरू किया तो पता चला मोस्टली ये फेक वीडियोस दिखाता था। उसकी तो कोई फुटेज भी चोरी की होती और कई बार तो वो उन्हें मैनिपुलेट भी करता था। उसे बस एनी हाउ अपने चैनल के फॉलोअर्स बढ़ाने होते थे, आरुष ने कहा। और तुम्हें? विनय ने उसे गौर से देखा। मैं कभी झूठ नहीं दिखाता सर, हमेशा फैक्ट्स पर ही वीडियोस बनाता हूँ, चाहे भले कभी कुछ सुपरनैचुरल मिले या नहीं, आरुष दृढ़ता से बोला। तो तुम उसके साथ काम करते थे? हाँ, पर उसकी असलियत जानने के बाद मैं अलग हो गया और अपना अलग ग्रुप और चैनल भी बना लिया। वो कई बार हमारे आइडियाज़ भी कॉपीज़ किया करता था।
आरुष ने कहा। इस महल के बारे में क्या जानते हो? विनय ने पूछा। सर हॉन्टेड है इतना पता है, दिन ढलने के बाद जाना मना है। पहले टूरिस्ट स्पॉट था, अब तो वो भी नहीं है। दीवारें भी कमज़ोर है वहाँ की। शाम क्या, अब तो वहाँ किसी भी समय जाना ज़रा रिस्की ही है, कहीं सर पर कोई पत्थर ही ना गिरे। वैसे तुम भी अभी वहीं से लौट रहे हो, इसका तो इस मामले से कोई लेना देना नहीं ना? विनय ने अचानक ही पूछा। वो एक खाक पुलिसिया था और इस तरह के अनापेक्षित प्रश्न हमेशा ही उसकी पूछताछ का हिस्सा हुआ करते थे। क्या? आरुष हकलाया। उसके माता पिता की सांसें फिर ऊपर नीचे होने लगी। फिर जैसे उसे कुछ याद आया। सर आप विक्रांत सहगल को जानते हैं? वो नॉवेलिस्ट? यस, वो मेरे मामा जी है और मैं उन्हीं के घर गया था। वो जगह रत्नावली महल से 80 किलोमीटर दूर है, आरुष ने कहा। वो जगह उस महल तक पहुंचने वाले एकमात्र रास्ते में पड़ती है, विनय ने उसे घूरते हुए कहा। पड़ती होगी, पर मैं कहीं और नहीं गया, आरुष ने कहा। विनय उसे घूरता रहा और उसने भी दृढ़ता से उससे नजरें मिलाई रखी। और तुम्हारे हिसाब से विराट के साथ क्या हुआ होगा? विनय ने पूछा। आरुष सोचने लगा। आरुष, इंस्पेक्टर ने क्या पूछा? अब की बार मम्मी ने आरुष को झिड़का। आरुष और विनय दोनों ने ही उन्हें थोड़ा परेशानी से देखा। आरुष तो इसी बात के लिए अपने माँ बाप का भारी एहसानमंद था कि वो उसे विनय को पुलिस अंकल बुलाने के लिए नहीं कह रहे थे। वो सर, मुझे लगता है ये सब ड्रामा है, आरुष बोला। क्या? विनय थोड़ा चौंका। वो पहले भी ऐसा कर चुका है, ये सब बस पॉपुलर होने के लिए कर रहा है। मेरा मतलब ये भी एक एंगल हो सकता है आपकी इन्वेस्टिगेशंस का। वो गायब हो गया और इधर उसके चेलों ने वो वीडियो उसके चैनल पर अपलोड भी कर दिया। अब सब देखे पड़े हैं महान विराट का लास्ट वीडियो, जिसके बाद वो गायब हो गया। उसे भी उस मनहूस भूतहार महल ने निगल लिया। सर आपको ये सब ड्रामा नहीं लगता? आरुष थोड़ा उकता कर बोला और विनय कुछ सोचने लगा। हाँ, हो तो सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, अगर वो सच में गायब हुआ, मतलब अगर ये सब कुछ ड्रामा ना हो, तो क्या उसे किसी भूत ने गायब किया होगा? विनय ने पूछा। आरुष उसे देखने लगा। ऐसा लग रहा था ये सवाल इंस्पेक्टर विनय नहीं बल्कि सिर्फ विनय कर रहा हो। भूत के नाम पर आरुष को याद आया वो प्रेत, वो भयानक डरावना सा टूटी गर्दन वाला प्रेत जो कि उसे कब से डरा रहा था। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं। भूत भला कहाँ होते हैं? वो खोखली आवाज़ में बोला। वैसे सर, आपकी पुलिस की नौकरी ने भी आपको हर तरह के लोगों से मिलवाया होगा। आपको कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, किसी भूत का, किसी सुपरनैचुरल डेविल का? बोलते बोलते आरुष ने होंठ काटा और जल्दी से नीचे देखने लगा। विनय ने घूर कर उसे देखा। आरुष और विनय वो दोनों ही अपने अपने राज के पहरेदार थे। नहीं आरुष, ये सब काल्पनिक है, बस काल्पनिक इमेजिनेशन। चलता हूँ, टेक केयर। बोलकर विनय ने एक हाथ उसके कंधे पर रखा और थोड़ी सख्ती से दबाया। फिर वो आंधी तूफान की तरह वहाँ से चला गया। ओह, हाथ है कि हथौड़ा, अपना कंधा सहलाता हुआ आरुष बुदबुदाया। वो एक कॉफ़ी शॉप थी। बंटी ने 4 कैपेचिनो के कप टेबल पर रखे और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। और बता, अविरल बता रहा था वो पुलिस इंस्पेक्टर तेरे घर आया था। बंटी ने कहा। अरे गोली मार इंस्पेक्टर को। आरुष पहले ये तो बता चल क्या रहा है? अविरल बोला। आरुष ने ना में सर हिलाते हुए कंधे उचका दिए। नेहा ने अपने कॉफ़ी के मग के ऊपर से कुछ इशारा सा किया। और यार सुन, तू मेरी बात सुन। कॉलेज का नया सेशन स्टार्ट हो लिया तो फिर वीडियो किद बनाएंगे? कितने टाइम से कुछ भी न्यू अपडेट नहीं हुई चैनल दी। बंटी दिखावटी परेशानी से बोला। स्नेहा का मतलब समझकर उसने बात का विषय बदल दिया। आरुष क्या बोलता है, कुछ नया ट्राई करे? अविरल बोला। हाँ नया, लेकिन क्या? मैं एक्चुअली वही सोच रहा था, आरुष ने भी नकली उत्साह से कहा। वो बस कुछ भी बोलने के लिए बोल रहा था, ये दिखाने के लिए कि वो भी बातचीत में शामिल था। असल में तो आजकल किसी भी चीज़ में उसका दिल नहीं लगता था। तभी हाय आरुष, एक दिल फेंक आवाज़ आई। सबने पलट कर देखा तो वो सानिया थी अपनी कुछ सहेलियों के साथ। आरुष ने भी फीकी मुस्कुराहट के साथ हाथ हिला दिया। वो कोल्ड कॉफ़ी की कैन हाथ में लिए बाहर चली गई। अरे हाँ यार, मैं तो पूछना ही भूल गई, आरुष पे भी पार्टी में क्या क्या किया? सुना है डांस किया तुम दोनों ने? स्नेहा उसे छेड़ती हुई बोली। अविरल ने दांत दिखाते हुए आरुष को कोहनी मारी और बंटी ने उसके गाल दबा दिए। हमारे सामने तो ऐਵੇਂ ही भाव खा रहा था पुत्र मेरा। छेड़ा एक कीड़ी मेरे टाइप दी नहीं है, पार्टी में एडजस्ट कर ली क्या? अरे बोल ना। बंटी ने फिर से उसके गाल खींचे। अरे नहीं यार, डांस नहीं किया। उत्तरी डांस नहीं किया तो फिर क्या किया? अविरल ने एक आंख दबाई और क्या पर खासा जोर दिया।
अरे यार फिर चालू होगा तुम सब, बस मिला था उससे, वो भी हार्डली 10 मिनट्स को बस। आरुष झुंझलाया। सब उसका मुंह देखने लगे और उतनी देर में भी मैंने उसकी ड्रेस पर उसी का ड्रिंक गिराने से ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ भी नहीं किया। इससे ज़्यादा बताने लायक कुछ नहीं। पता नहीं उसने मुझसे हेलो भी कैसे कर ली। उस रात पार्टी में तो मेरे पास से ऐसे गई थी जैसे अब ज़िंदगी भर शक्ल नहीं देखेगी मेरी। आरुष भुनभुनाते हुए बोला। आरुष अरोड़ा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। छोड़ बंटी, सही कहा था मैंने, इसकी वाली तो एक दिन दूसरी ही दुनिया से आएगी। स्नेहा फिर बोली और आरुष अब चिहुक उठा। ऐसा ही कुछ तो उसने उस दिन भी बोला था। उसे याद आया जब वो सब कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो कितनी सदियां बीत गई हों उस बात को। जब आरुष को क्लास में सबसे ज़्यादा स्कोर करना था तब पापा उसे उसकी लंदन ट्रिप के लिए पैसे देते। वो वहाँ का एक हॉन्टेड पैलेस कवर करने वाला था अपने चैनल के लिए। चिराग ने एग्ज़ाम में उसे पछाड़ दिया। मॉम डैड खूब भड़के थे उस पर। वो ही नहीं, इन तीनों ने भी भला बुरा ही बोला था। इन्हीं सबसे त्रस्त होकर वो अपने मामा जी के घर गया था। कैसे उनके घर के पहली मंजिल के कमरे में रुका, वॉशरूम से बाहर आया और जब उसकी अंगूठी नीचे गिर गई, गोल घूमते हुए उस अलमारी के नीचे चली गई जिसके पीछे थी वो बंद खिड़की, जिसके पार उसकी तरफ दिखती वो आंखें। आरुष ने जल्दी से सर झटका। नहीं, ये मैं क्या सोचने लगा, नहीं उसके बारे में नहीं। सोचते हुए वो परे देखने लगा और जल्दी जल्दी पलके झपकने लगा। उसका चेहरा अचानक ही इतना उतर गया था कि उसके सारे दोस्त हड़बड़ा गए। उन तीनों ने आपस में आंखों आंखों में ही कुछ तय किया। फिर आखिरकार स्नेहा बोली, आरुष बात क्या है? इतना अजीब सा बिहेव तो तूने पहले कभी नहीं किया। कुछ हुआ है क्या मामा जी के घर? आरुष तो मैं चलता हूँ, आज दादू के साथ कहीं जाना था, सॉरी मैं बताना भूल गया। बोलकर आरुष जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। सारे दोस्त मुंह बाय उसे देखते रहे। बाय बोलकर आरुष जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गया। यार मामला इतना सिंपल भी नहीं, कुछ तो है जो वो बता नहीं रहा है, अविरल पीछे से बोला। वो आरुष को जाता हुआ देख रहा था। सड्डी शक्ल भी ब्रेकअप वाली बना रखी है, बंटी बोला। ओए ब्रेकअप के, लव तो हो पहले, स्नेहा बोली। हाँ स्नेहा मैडम से परमिशन लेके लव करेगा अब अपना मित्र प्यारा, बंटी भुनभुनाते हुए बोला। उसके मामा के घर कुछ तो ज़रूर हुआ है, अविरल ने कहा। या फिर अभी भी वो उसी टेंशन में है, वो स्कोर नहीं कर पाया ना, क्या पता उसके पेरेंट्स अभी भी उससे नाराज़ हो, स्नेहा बोली। करे क्या? मेरे ख्याल से वही करे जो भी वो चाहता है, पहले उसे नॉर्मल तो करना पड़ेगा ना। उधर आरुष के दोस्त उसके लिए परेशान थे, इधर आरुष की अपनी समस्याएं थी। वो इस वक्त अपने लैपटॉप के सामने बैठा परेशानी से उसे घूर रहा था। उसने एक बार फिर उस 60 साल पुरानी फिल्म 21 सालों का इंतज़ार को गूगल किया था, पर अभी भी उसका इतिहास जस का तस बना हुआ था। अब ये कैसे संभव है? उसे याद आया जो प्रोफेसर ने निक के बारे में उसे बताया था। जब भी युवा निक अपने बचपन वाले रूप से कोई भी छेड़खानी करता, उसका तुरंत प्रभाव उसके वर्तमान के जीवन पर दिखता। जब उसने उसे स्कूल जाने से रोका था तो 2 घंटे बाद ही उसके चेहरे पर वो घाव का निशान आ गया था, क्योंकि जब बच्चा निक स्कूल न जाकर घर पर ही रुका था तो उसके साथ किचन में वो हादसा हो गया था, जिसमें एक किचन नाइफ से उसके चेहरे पर वो घाव बन गया था। तो फिर दीपशिखा के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? उसने उसकी तरफ वो चिट्ठी फेंकी थी। वो चिट्ठी उसके पास तो ना पहुंची जिसके पास असल में उसे पहुंचना चाहिए था। एक तरह से भविष्य में अटक गई थी। फिर इस बदलाव का कोई असर क्यों नहीं हुआ? निक के केस में तो ऐसा कोई बदलाव तुरंत देखने को मिलता था। आरुष ने जब से उस चिट्ठी को पढ़ा था तब से उसे उम्मीद बंध गई थी कि अब शायद दीपशिखा उस फिल्म का हिस्सा ना बन पाए। वो बार बार उस फिल्म को सर्च करके देखता रहा। उसे उम्मीद थी कि उस फिल्म के स्टार कास्ट में शायद दीपशिखा का नाम ना मिले, या फिर वो फिल्म ही इतिहास से पूछ गई हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो फिल्म अभी भी पूरी ढिठाई से विकिपीडिया पर थी, जिसकी पहली अभिनेत्री का नाम दीपशिखा था और वो अभी भी गुमशुदा थी। क्या प्रोफेसर की कहानी में ही कहीं कोई भेद तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि पूरी निक कथा ही फेक हो? पर ऐसा कैसा संभव है? प्रोफेसर ने उसे सब कुछ तर्क देकर समझाया था और वो प्रोफेसर को अच्छी तरह से जानता था। वो प्रामाणिक तथ्यों पर ही भरोसा करते थे, कपोल कल्पनाओं पर नहीं। और फिर डायमेंशंस होते हैं, ये तो वो अपनी आंखों से देख चुका था। फिर उसने खींचते हुए अपना लैपटॉप बंद किया। क्या करूं? अगर उसे पूरा ही नज़रअंदाज किया होता तो बात अलग थी, पर उस चिट्ठी की सूरत में एक दखल तो हो ही चुका था, अतीत की तरफ से इस वर्तमान में। तभी एक नौकर उसके कमरे में आया और कोने की एक मेज पर जूस का गिलास रख दिया। मैंने मांगा क्या? आरुष भुनभुनाया। वो बड़े साहब ने बोला। नौकर बड़े अदब से बोला। आरुष थोड़ा चौंका।
दादू आज सुबह से दिखाई नहीं दिए थे। पुलिस आकर गई थी घर में, तब भी नहीं। दादू है कहाँ? आरुष ने पूछा। अपने कमरे में है, नौकर बोला। सुबह कहीं गए थे क्या? बाबा वो तो हर साल ही जाते हैं ना। आरुष ने सर पर हाथ मारा। आज डेट क्या है? उसने पूछा और नौकर ने बताया। गधा है तू आरुष, वो भी टॉप क्वालिटी का। बड़बड़ाते हुए आरुष जल्दी से उठा और दरवाजे की तरफ लपका। आज दादू का कमरा बहुत शांत था। टीवी और म्यूजिक सिस्टम भी बंद थे। दादू सोफे पर गुमसुम से बैठे थे। उनके हाथ में एक किताब थी, पर उनका ध्यान किताब में नहीं था। वो अपनी ही सोच में गुम थे। आरुष उनके बगल में बैठ गया। आ गया तू? बोलते हुए दादू ने किताब साइड टेबल पर रख दी। दादू क्या है ये? कानून की किताब है। अभी भी कभी कभी। ओफो दादू, क्या बात है, क्यों मूड खराब है? दादू हंसे। आप अकेले क्यों मंदिर गए? हमेशा तो मुझे लेकर जाते हैं ना। आरुष ने कहा। आज उसकी दादी की पुण्यतिथि थी। दादू और आरुष हर साल इस दिन मंदिर जाते थे। दादी के नाम पर इससे ज़्यादा कुछ भी करना दादू को पसंद ना था। तुम अपने आप में परेशान थे आरुष, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। दादू फीकेपन से बोले। उनका चेहरा अब भी गंभीर बना हुआ था। अच्छा समझ गए आप, तो मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्यों परेशान हूँ? आरुष नकली गुस्सा दिखाता हुआ बोला। जब कोई परेशान होना तो इंतज़ार करना चाहिए उसके खुद से कुछ बताने का, जब वो सब बताने को तैयार हो। वक्त से पहले किसी से उसकी परेशानी पूछो ना तो वो अपने परेशानी नहीं बहाने सुनाने लगता है, और मुझे बहाने नहीं सच सुनना है। आरुष बात क्या है? दादू सीधा उसकी आंखों में देखते हुए मुद्दे पर आते हुए बोले। आरुष कुछ देर चुप रहा। उसने कोशिश की कि सामने रखे बंद टीवी पर उसकी नज़र ना पड़े, जिस पर पहली बार उसने वो फिल्म देखी थी और साथ ही दीपशिखा को देखा था। उसने अब तक अपनी परेशानी किसी से नहीं बांटी थी, पर जब भी कभी इस बारे में वो सोचा करता, उसे पहला ध्यान दादू का ही आता। अरे भाई, मैं मंदिर नहीं गया था, जाता तो तुझे ले जाता ना। उसकी खामोशी का कुछ और ही मतलब निकालते हुए दादू बोले। तो कहाँ गए थे आप? आरुष ने भी बात बदलने के इस मौके को लपक लिया। जाने के लिए तो मंदिर ही निकला था, पर फिर मुझे याद आया। क्या? यही कि कोई मेरी उम्र हुई भला मंदिर जाने की? दादू सर झटकते हुए बोले। आरुष ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। माहौल कितना भी गंभीर क्यों ना हो, पर दादू मस्खरी करना नहीं छोड़ सकते थे। फिर कहाँ गए थे आप? सेंट्रल पार्क। पार्क? हाँ, वहीं तो मैं और तेरी दादी हर छुट्टियों वाला दिन बिताया करते थे। सुबह मैं वहीं बेंच पर बैठा रहा। ऐसा लग रहा था तेरी दादी भी आज साथ ही थी। हाँ, लौटा ज़रूर मंदिर वाले रास्ते से। भगवान को बोलता हुआ आया कि तुमने अपने पास बुला ली तो क्या, कुछ ज़रा सी अब भी मेरे पास ही है। वो मिल के आ रहे हैं अभी पार्क में। दादू खुलकर मुस्कुराए, मानो सच में ही सुबह सुबह अपनी दिवंगत पत्नी से मिलकर चले आ रहे हो। क्या दादू, आप भी इन सब से मंदिर जाना तो रह ही गया ना? आरुष बोला। बेटा, जाने वाला तो गया। अब मंदिर जाकर बार बार तेरी दादी के लिए, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ये मुझसे नहीं सुना जाता। अरे कहा ना, मैं मिल आया तेरी दादी से, ऐसे ही ज़्यादा खुश होगी वो। और फिर अपनी श्रीमती को हम बेहतर जानते हैं भाई, उन्हें शांत करना भगवान के बस का नहीं है। पहले भी तो हम ही किया करते थे। दादू एक आंख दबा कर बोले, और अब की बार आरुष की हंसी छूट गई। पता है आरुष, मेरी माँ नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। कुछ देर बाद दादू दूर कमरे में लगी दादी की तस्वीर को निहारते हुए बोले। क्यों? कुंडलियाँ नहीं मिलती थी ना हमारी। माँ के पंडित ने उसे बता दिया कि लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है। शादी हुई तो शादी के 5वें साल लड़के की मृत्यु निश्चित है। ओह, फिर? बहुत हाय तौबा मची घर में। माँ की बातें सुनकर पिताजी ने भी मना कर दिया, और फिर मैंने भी मुगले आजम के सलीम की तरह कह दिया कि पिताजी, मैं धिक्कारता हूँ उस ज़िंदगी को जिसमें उसका साथ नहीं। मुझे पूरी उम्र नहीं, हमारे साथ के वो 5 बरस चाहिए बस। दादू ने इस अंदाज में कहा जिसे सुनकर दिलीप कुमार भी शर्मा जाए। फिर? आरुष ने उत्साह से पूछा। दादू ने उसके सर पर हल्की चपत लगाई। पूछता है फिर? अरे अभी अभी कितना शानदार डायलॉग सुनाया, जू रहेंगी कानों पर। कुछ सुना कि नहीं? दादू चिढ़कर बोले। क्या? अरे हाँ वो, दादू आप तो हैं ही मेरे हीरो। पर आगे क्या हुआ? आरुष ने कहा। फिर धीरे धीरे बाद में मैं भी डरने लगा था कि कहीं माँ पिताजी इस शादी के लिए मान न जाए। दादू गंभीरता से बोले। क्या? पर यही तो आप चाहते थे ना? आरुष शक-पकाया। हाँ, पर तब तक तो हम दोनों घर से भागकर शादी करने का पूरा इरादा कर चुके थे। इस तरह तो पूरी प्लानिंग धरी रह जाती। दादू बोले, और आरुष ने सर पीट लिया। जो भी हो, शादी तो हो गई ना।
हाँ हाँ हो गई, पर पता नहीं तेरी दादी की कुंडली में बैठे मंगल को क्या पसंद नहीं आया। मैं तो यहीं रह गया और तेरी दादी वो चली गई। वो उदासी से बोले। कितनी देर शांति छाई रही, फिर जैसे आरुष को कुछ याद आया। आपने ठीक नहीं किया दादू, पंडित जी ने जब पहले ही वार्न कर दिया था, मतलब कुछ तो गलत होना ही था ना, तो फिर पंगा क्यों लोना? अगर आपको ही कुछ हो जाता तो क्या? अरे छोड़ तू भी, मेरा इन सब पर भरोसा नहीं, दादू हल्केपन से बोले। आपके भरोसा करने या ना करने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना, तकदीर से खिलवाड़ क्यों? आरुष बोला। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? क्या हो गया तुझे? और कैसी तकदीर? हाँ, किसी ज्योतिषी के कहने पर मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले बदल दूँ? दादू उसे गौर से देखते हुए बोले। और अगर आपको मालूम होता किसी भी तरीके से कि ज्योतिषी जो भी बोल रहा था वो सच बोल रहा था, तो क्या तब भी आप वही करते जो आपने किया? आरुष दादू के ठीक सामने सेंटर टेबल पर बैठता हुआ व्यग्रता से बोला। अब दादू उसे गौर से देखने लगे। आरुष के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो दादू की हाँ या ना उसके लिए जीने मरने का सवाल हो। हाँ आरुष, मैं तब भी वही करता, वो संतुलित स्वर में बोले। समझ गया, आपको कभी भी ज्योतिषी पर भरोसा था ही नहीं और ना आप इस बारे में सोच भी सकते हैं। पर दादू, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। क्या होता है? कोई ज्योतिषी उन्हें उनका भविष्य बता देता है। दादू फिर से विनोदपूर्ण लहजे में बोले। ऐसा हो तो बंदा आपकी तरह इग्नोर भी करते। नहीं, कोई ज्योतिषी नहीं, खुद की ज़िंदगी उन्हें ये भ्रम देती है कि वो अपनी तकदीर के कुछ फैसले बदल सकता है, उन्हें भविष्य के कुछ सिरे थमा देता है। पर होता क्या है? सब छलावा, बस छलावा। आरुष कड़वाहट से बोला। दादू उसे गौर से देखने लगे। उसका चेहरा तनाव से तन गया था। उसे पता भी नहीं चला था कि बातों बातों में कब वो अपनी परेशानियों तक चला आया था। मतलब? दादू ने पूछा। सुनिए, एक लड़का था निक। आरुष उन्हें निक की वो सारी कहानी सुनाता गया जो उसे प्रोफेसर जोशी ने सुनाई थी। अब बताइए, उस स्टूपिड ने गलती की थी ना, तकदीर के साथ छेड़छाड़। आरुष, उसका इन सब से क्या लेना देना? दो बिल्कुल अलग अलग बातें, तुम दोनों को एक कर। आप समझिए ना दादू, आप ही निक है, आपके पास नहीं नहीं, आप जो है वही है। आपके पास एक मौका है, एक फ़ोन लाइन है और आपका दखल उस समय में है जब दादी जीवित थी। आप शायद उन्हें बचा सकते हैं। दादू, आप क्या करेंगे? आरुष ने कहा। वो अब तनाव और रोमांच के मारे हाँफने लगा था। ये क्या पागलपन है आरुष, तुम ये सब? दादू ने थोड़ा उकता कर बोलना शुरू किया। दादू, मैंने कहा ना, आप मेरे हीरो हैं, आपका व्यू जानना ज़रूरी है मेरे लिए। आपको पता है, इस निक की कहानी से मिलती जुलती ही एक कहानी गगन लहरी ने भी लिखी थी। गगन लहरी मतलब? पागल, तुमने पढ़ा उसे? दादू ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, वही तो मेंटोर थे मामा जी के लिए। मैंने उनकी नॉवेल्स पढ़ी है और उसकी एक और कहानी के बारे में भी जाना है, जो कि बस वो अधूरी है और अब तक अधूरी ही है, पर मैं उसे पूरी करना चाहता हूँ। आरुष फर्श को घूरते हुए दृढ़ता से बोला। तू नॉवेल लिख रहा है? दादू ने हैरानी से कहा। विश्वास नहीं होता ना? मुझे भी नहीं हुआ था जब तक मैं उस घर में नहीं गया था। आरुष शून्य में देखता हुआ बोला। घर? क्या हुआ घर को? अरे मामा जी का घर, लिखने तो वही है ना। वहीं पता चली मुझे वो कहानी, अधूरी कहानी। अब आप बताइए दादू, आप क्या करते? आरुष अब सोफे से फिसल कर फर्श पर ठीक दादू के सामने बैठ गया था। उसके हाथ उनके घुटनों पर थे। दादू बहुत देर तक सोचते रहे, फिर वो धीरे से बोले। मैं भी प्रोफेसर राघवेंद्र जोशी से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें नियति से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आरुष का मुंह लटक गया। पर दादू, आप तो... मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई आरुष, दादू बोले और आरुष चुप हो गया। ये तो ठीक है कि नियति से, अपने भाग्य से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, पर यह कौन तय करेगा कि नियति आखिर है क्या? वो धीरे से बोले। मतलब? आरुष ने उलझन से पूछा। मतलब ये आरुष कि प्रोफेसर पहले ये बताए कि नियति का या होनी का मतलब क्या हुआ। जो कुछ भी निक के साथ बाद में हुआ, मतलब कि उसका गायब हो जाना, शायद वही नियति थी, उसकी तकदीर थी। अरे उसके साथ वही सब होना ही था, चाहे उसके किए ही सही। दादू बोले। पर दादू, वो तो उसके उस फ़ोन लाइन पर अपने ही बचपन के रूप से बातें करने की वजह से हुआ ना। वो नहीं करता? नहीं करता? दादू आरुष की बात बीच में काटते हुए बोले। भला कौन ऐसा मौका मिलने पर चूकेगा? और बाद में जो हुआ उसकी छोड़, निक के पास उस दूसरे आयाम से फ़ोन कॉल्स आना, क्या ये भी उसकी नियति नहीं थी? पहले हमें ये तो पता चले कि नियति है क्या, तब तो बचेंगे ना उसे छेड़खानी करने से। एक बार फिर से आरुष का सर चकराने लगा।
उस दिन प्रोफेसर सही बोलते लग रहे थे और आज दादू भी सही बोलते लग रहे थे। अब क्या? आरुष, हम कब से इतने बड़े हो गए कि हम किस्मतें बदलने लगे, अपनी या फिर औरों की? अरे अगर इस निक की तरह किसी को इस तरह के मौके मिलते भी हैं तो वो मौके मिलना भी उस ऊपर वाले की मर्जी, उस व्यक्ति की नियति क्यों नहीं हो सकती? हम क्यों उसे उस तकदीर का लूप होल माने? अरे हमें बनाने वाला भी जानता है कि हम इंसानों का अपनी भावनाओं पर काबू करना इतना आसान नहीं। क्या खुद प्रोफेसर ऐसा कर सकते हैं? दादू ने कहा और अब आरुष सोचता रहा। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन 7 बजे नई नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।